हाय एवरीवन, हम लोग एनालॉग मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर रहे थे और हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन में देखा था एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा हमने देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। हमने ये देखा था कि कैसे अगर हमारे पास एक कैरियर सिग्नल हो तो हम उस कैरियर का एम्पलीट्यूड या उस कैरियर का एंगल मैसेज सिग्नल के हिसाब से, या जैसा मैसेज सिग्नल जैसे वेरी कर रहा है वैसे अगर हम उस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड या उस कैरियर सिग्नल का एंगल अगर हम उसके साथ साथ वेरी करें तो कैसे हम अपना मैसेज सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, ये सब हमने देखा था। और इस सब में हमने एनालॉग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन में हमने ये देखा था कि कैसे एक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, मतलब कि ये सिग्नल्स इलेक्ट्रिक करंट की तरह से सर्किट्स में फ्लो करते हैं। ये सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह से फ्री स्पेस में प्रोपेगेट करते हैं। तो या जिस भी मीडियम, अगर हम मीडियम कम्युनिकेशन की बात करें तो मीडियम में फ्लो करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और हमने पहले ये देखा था कि जब हमने रैंडम प्रोसेसेस की बात की थी कि और इन सिग्नल्स को मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूज, इन सिग्नल्स को मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूज होते हैं, जैसा कि हमने पहले दिखाया था। हमने रिंग मॉड्यूलेटर बनाया था, हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर बनाया था, हमने एनवेलप डिटेक्टर बनाया है, हमने ये देखा है कि हम कैसे वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर बना सकते हैं, कैसे हम वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर यूज करके एफएम सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम फेज लॉक लूप बना सकते हैं, कैसे हम रेजोनेंट सर्किट यूज करके एफएम को डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो हमने ये सब देखा था और हमने ये देखा था कि सभी सर्किट्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन से थर्मल नॉइज करंट जनरेट, सभी सर्किट्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटेंसेस, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन होगी। हमने रैंडम प्रोसेसेस में देखा था और उस रैंडम मोशन से रैंडम करंट जनरेट होगा। हमने ये भी देखा था कि कैसे ये रैंडम मोशन, जिसे कि हम थर्मल नॉइज कहते हैं, कैसे रैंडम मोशन जिसे कि हम थर्मल नॉइज कहते हैं, एडिटिव, वाइट और गॉसियन, कैसे ये एडिटिव, वाइट और गॉसियन होती है। तो थर्मल नॉइज को हम जिन फ्रीक्वेंसीज में हम इंटरेस्टेड हैं उनमें हम
थर्मल नॉइज को AWGN जिन फ्रीक्वेंसीज में हम इंटरेस्टेड हैं उनमें हम थर्मल नॉइज को AWGN मान सकते हैं। हमने ये देखा था। अब सवाल ये है कि तो क्या, तो थर्मल नॉइज होती है, उससे क्या? तो अब एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रांसमीटर है, ये एक सिग्नल भेज रहा है। ये TX मैं ट्रांसमीटर के लिए यूज करूंगा बाकी के कोर्स में। तो ये एक ट्रांसमीटर है, ये एक सिग्नल भेज रहा है और ये सिग्नल ST भेजा और मेरे पास यहां RT आया और ये रिसीवर है। तो मैंने सिग्नल ST भेजा और वो प्रोपेगेट होकर मेरे पास RT आया। तो मान लीजिए मैंने AM भेजा या FM भेजा, तो मेरे पास जो रिसीव्ड सिग्नल होगा उसमें वो रिसीवर पर करंट की फॉर्म में आएगा। एंटीनास और प्रोपेगेशन अलग कोर्स है, पर हम ये मान सकते हैं कि मैं एंटीना का रफ वर्किंग आप इस तरह से मान सकते हैं कि आपने एक ट्रांसमिट सिग्नल भेजा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिस्टॉर्शंस आई और वो डिस्टॉर्शंस आपने रिसीवर पर डिटेक्ट की और उन्हें आप उससे जो करंट जनरेट हुआ उसको आप रिसीव सिग्नल RT मान रहे हैं। तो RT ST पर डिपेंडेंट रिसीव्ड सिग्नल है। और अब क्योंकि ये चैनल है, चैनल में अलग अलग तरह की अटेन्युएशन होगी जिसकी बात हम बाद में करेंगे, आज ही करेंगे पर थोड़ी देर बाद करेंगे। ये RT और ST के बीच में एक चैनल है, मैं इसे डायग्राम में ही दिखाता हूं कि ये चैनल, मान लीजिए इस चैनल में ये एक फैक्टर अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो RT इक्वल्स अल्फा ST, RT इक्वल्स अल्फा ST। मैंने ये देखा कि ये चैनल ST है और यहां एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर अल्फा जो कि चैनल का अटेन्युएशन फैक्टर है वो यहां प्रीफिक्स हो रहा है या उससे ये सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या, अब मैं इसमें ये देखता हूं कि जो भी सिग्नल रिसीव होगा उसके साथ साथ रिसीवर के अपना रैंडम करंट भी होगा। रिसीव सिग्नल के साथ साथ रिसीवर का अपना रैंडम करंट होगा जो कि वाइड गॉसियन नॉइज की फॉर्म में होगा या RT अल्फा ST प्लस WT, जहां की रिसीवर ये रिसीवर नॉइज होगा। तो हमने जो भी सिग्नल रिसीव किया उसमें एक रैंडम करंट जो कि एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज है ऐड हो जाएगा क्योंकि रिसीवर में इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन है। तो हम नॉइज के और भी बहुत सोर्सेज होते हैं, एटमॉस्फेरिक नॉइज होती है, लाइटनिंग नॉइज होती है। अभी के लिए आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, प्रोकिस एंड सलेही की किताब जो मैंने पहले बताई थी, आप चाहें तो उसमें जाकर रैंडम नॉइज या नॉइज के अलग अलग सोर्सेज देख सकते हैं। हम AM के केस में, हम एनालॉग मॉड्यूलेशन के केस में नॉइज की डिस्कशन बहुत लिमिटेड रखेंगे और हम सिर्फ थर्मल नॉइज की बात करेंगे। अलग अलग टाइप की नॉइज और उनका इफेक्ट आप चाहें तो प्रोकिस एंड सलेही की किताब में जाकर देख सकते हैं। मैं, क्योंकि ये डेरिवेशंस लंबी हैं और बहुत ही स्पेसिफिक हैं या इन डेरिवेशंस को हम दोबारा नहीं यूज कर सकते और इनमें कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिसे कि आप डेवलप करके आगे लेकर जा सकें। और वैसे भी क्योंकि एनालॉग कम्युनिकेशन ज्यादा प्रयोग में नहीं आता है, तो इसलिए जो एनालॉग कम्युनिकेशन में नॉइज का असर है उसको मैं 1 या 2 20 मिनट के वीडियोस तक ही लिमिटेड रखूंगा। इस पर मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। ज्यादा लंबी बात हम लिंक बजटिंग पर करेंगे, बट नॉइज अलग अलग जो AM और FM के नॉइज के लिए फॉर्मूला की डेरिवेशन है वो मैं उस पर मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। चलिए अब वापस आते हैं। तो मेरे पास जो रिसीव सिग्नल है वो RT प्लस अल्फा ST प्लस WT है, जहां की WT एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइज है। तो
अब मैं ये देखना चाहता हूं कि नॉइज से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती, नॉइज से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि नॉइज से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये देख सकते हैं। अब इसके लिए हम एक बार नॉइज की डेफिनेशन की बात करते हैं। हम फिर से लिखते हैं, नॉइज एक ऐसा सिग्नल जो हमें नहीं चाहिए। जैसे मैं जब बोलते हुए लिखता हूं बोर्ड पर, तो जो पेन की टक टक की आवाज आती है, जो बीच बीच में बोर्ड के साथ फ्रिक्शन की आवाज आती है, उसे आप एक तरह की नॉइज कह सकते हैं। पर वो नॉइज बोलने का पार्ट है और वो नॉइज इतनी ज्यादा नहीं है कि मुझे उससे कोई ज्यादा फर्क पड़े। अब मान लीजिए मैं बात करते करते टेबल बजा रहा हूँ। आपको नेचुरली ये माइक इतना अच्छा है कि आपको टेबल बजने की आवाज आ रही है। तो ये टेबल बजने की आवाज आपको मेरे बोलने से डिस्ट्रैक्ट तो कर रही है, पर इतनी ज्यादा नहीं है कि आपको इससे किसी तरह की प्रॉब्लम हो। अब तीसरा, अब ये आप देख सकते हैं कि जब मैं बोल रहा हूं और साथ साथ टेबल बजा रहा हूं, तो आप ये देख सकते हैं कि टेबल बजने की आवाज असल में नॉइज मेरे बोलने की आवाज से कम है। इसीलिए मैं आपको ये टेबल बजने की आवाज तंग नहीं कर रही। पर अगर मैं ये करूं कि मैं अपना माइक उतार, देखते जाइए, यहां पर ऑडियो क्वालिटी बुरी हो सकती है, वो जानकर है। अब मैंने माइक उतार दिया। अभी आपको मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही होगी, पर जैसा मैंने कहा माइक्स अच्छे हैं यहां पर, तो आपको आवाज आ रही होगी। अब अगर मैं टेबल बजाना शुरू करूं, नहीं आया। अब मैं बोल भी रहा हूं, तब भी क्योंकि ये मेरा हाथ टेबल के ज्यादा पास है और टेबल जोर से बज रहा है, तो मेरे बोलने का वॉल्यूम नहीं बदला है। मेरे बोलने का वॉल्यूम उतना ही है जितना पहले था। पर अब आप ये देख सकते हैं कि टेबल बजाने का असर ज्यादा था, क्योंकि जो टेबल बजने का सोर्स था या टेबल बजने के कारण जो आवाज थी, वो मेरी बोली गई, इस माइक के लिए मेरी बोली गई आवाज से ज्यादा ऊंची थी। मेरी पहले जब मैं यहां रखकर टेबल बजा रहा था, तब टेबल इसके ज्यादा पास था, तब मेरा गला या मेरी आवाज इस माइक के ज्यादा पास है और टेबल इससे दूर है। तो आवाज इस माइक तक टेबल की आवाज कम पहुंचेगी, मेरी आवाज ज्यादा पहुंचेगी। पर जब मैंने इस माइक को उतारकर टेबल पर रख दिया, तो एक तो ये मेरे मुंह से दूर हो गया, जिससे कि मेरी आवाज कुछ कम पहुंचेगी, और क्योंकि ये टेबल पर ही पड़ा है, तो टेबल की आवाज इस पर ज्यादा पहुंचेगी। तो पहले केस में जब मैं टेबल बजा रहा हूं, या जब आपको बिल्कुल नॉइज नहीं आ रही है, जब किसी तरह की कोई आवाज नहीं है यहां पर, वहां पर एक्सटर्नल नॉइज लगभग जीरो है। जो कुछ है वो मेरा सिग्नल ही है। पर दूसरे केस में एक नॉइज आ गई जो कि हल्की है, मैं हल्का हल्का टेबल बजा रहा हूं, इससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा। नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, पर उतना फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप ये कह सकते हैं कि पीछे से आवाज आ रही है, जिसे कि हम इग्नोर कर सकते हैं। तीसरा, आप ये कह सकते हैं कि जब मैं टेबल जोर से बजा रहा हूं, पर ये फिर भी मेरे पास माइक मेरे पास ही है, तब मैं ये देखता हूं कि टेबल की आवाज बढ़ते बढ़ते, या टेबल की आवाज बढ़ रही है, और वो मुझे, और टेबल की आवाज बढ़ने के कारण मुझे कुछ गलत, या मैं सब कुछ ठीक से नहीं सुन पा रहा हूं। तो मेरे बोलने की आवाज उतनी ही है, पर नॉइज धीरे धीरे बढ़ रही है। अब जब नॉइज इतनी ज्यादा है, या जब मैंने अपने बोले को दूर कर दिया, मैं अभी भी उतनी ही इंटेंसिटी से बोल रहा हूं, पर अब टेबल की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है कि आप मेरे बोले हुए को सुन भी नहीं पा रहे। तो वहां पर जो नॉइज पावर है वो सिग्नल पावर से ज्यादा है, तो वहां पर आप मेरा बोला हुआ ठीक से नहीं सुन सकते। तो यहाँ हमने ये देखा है कि इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा है कि अकेले बोले की आवाज से फर्क नहीं पड़ता, या अकेली सिग्नल पावर से फर्क नहीं पड़ता।
आपकी सिग्नल पावर और नॉइज पावर कितनी है उसका फर्क पड़ता है। जैसे हमने सबने स्कूल में एक शब्द सुना होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस, सभी के टीचर्स ने उन्हें धमकाने के लिए इस फ्रेज का प्रयोग किया होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस, कि इतनी शांति कि अगर मैं एक पिन भी गिराऊं तो मुझे उसकी आवाज आए। अगर आप क्लास में बात कर रहे हैं या अगर आप कहीं भी ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप बात कर रहे हैं, आपको इस अगर शोर हुआ, मान लीजिए जिस क्लासरूम में मैं ये पढ़ा रहा हूं वहां पर बहुत भीड़ होती है और लोग बात कर रहे होते, तो आपको माइक में उनके बोलने की आवाज आती, पर आपको पेन बार बार गिरने की आवाज नहीं आती। मैं मानता हूं पेन बार बार गिरने की आवाज आप लोगों को अब तक इरिटेट कर रही होगी, मेरा पर्पस वो नहीं है, पर फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब इतनी शांति कि आपको एक सुई के गिरने की भी आवाज आए। तो वो तभी, सुई के गिरने की आवाज तो नहीं बदलती, पीछे कितने लोग बात कर रहे हैं उससे सुई के गिरने की आवाज नहीं बदलती, सुई के गिरने से उतनी ही आवाज होगी। जो फर्क पड़ता है वो है पीछे से कितनी आवाज आ रही है, जिससे कि आपकी, अगर आप सुई के गिरने को अपना इंटेंडेड सिग्नल मान लें या अपना एम रिसीव सिग्नल मान लें, तो सुई के गिरने की आवाज सिग्नल पावर है, और जो आपके आसपास की आवाज है वो नॉइज है। तो जितनी नॉइज कम होगी उतने आपको, उसी में आपको एक ही सिग्नल अच्छे से सुनाई दे जाएगा। वैसे ही अगर आप रात को 2:30 बजे पानी पीने के लिए उठते हैं और पानी पीते पीते आपसे एक चम्मच गिर जाता है, चम्मच के गिरने, अगर आप अभी चम्मच गिरा कर देखेंगे कोई इतनी आवाज नहीं होगी कि कुछ हो, पर आपसे रात को 2:30 बजे आप पानी पीने के लिए उठते हैं और आपसे एक चम्मच गिर जाता है, तो अचानक घर में सब लोग कहेंगे चोर आ गया, कुत्ते भौंकने लग जाएंगे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि रात को सब जगह शांति होती है, रात को किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही होती, और शांति के कारण सड़क से ट्रैफिक का शोर नहीं आ रहा होता, आपके आसपास घर में कोई और आवाज नहीं आ रही होती, सब सो रहे होते हैं, और वो एक चम्मच की आवाज सबको जगाने के लिए काफी है। दिन में उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फर्क पड़ता है सिग्नल और नॉइज में, वो पड़ता है कि सिग्नल हम एक सिग्नल को कितने अच्छे से सुन पाते हैं, ये डिपेंड करता है सिग्नल और नॉइज की रिलेटिव, ये डिपेंड करता है सिग्नल और नॉइज की रिलेटिव पावर पर। जैसे अगर मैं अभी खाली क्लासरूम को पढ़ा रहा हूँ, या अभी मैं ये लेक्चर एक खाली क्लासरूम में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अगर ये बात करते हुए स्टूडेंट से भरा होता, तो मुझे अपनी बात पहुंचाने के लिए ज्यादा ऊंचा बोलना पड़ेगा, और अगर लोग ध्यान ना दे रहे हो तो वैसे भी चिल्लाऊंगा, पर फिर भी मुझे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए ऊंचा बोलना पड़ेगा अगर क्लासरूम भरा हुआ होगा। अगर क्लासरूम खाली होगा तो मेरी बात आराम से पहुंचेगी। तो जो हम सिग्नल को कितने अच्छे से सुन पाते हैं, ये डिपेंड करता है सिग्नल और नॉइज की रिलेटिव पावर पर। तो इसे बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज, इससे बोलते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो, या सिग्नल टू नॉइज रेशियो, यानी कि ऐसे इसे लिखते हैं SNR, और ये होता है सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर, सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर। ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन इटसेल्फ एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, पर इन रेशियोज को नापना आसान होता है, पर रेशियोज बहुत बड़ी हो सकती हैं बहुत आराम से। तो हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो को जनरली डेसिबल्स में नापते हैं। सिग्नल टू नॉइज रेशियो को
to noise ratios को डेसिबल्स dB में नापा जाता है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो को डेसिबल्स या dB में नापा जाता है, जहां सिग्नल टू नॉइज रेशियो को अगर मैं डेसिबल में लिखता हूं या SNR dB होगा 10 log to the base 10 10 log to the base 10 SNR। सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऐसे या ये किसी फ्रैक्शन को dB में कन्वर्ट करने का ये किसी फ्रैक्शन को dB में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। ये किसी फ्रैक्शन को dB में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है और इसे सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन डेसिबल्स बोलते हैं। अब ये जैसा मैंने कहा फ्रैक्शन को dB में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है और अब हम पर आपने डेसिबल्स के साथ साथ आपने पावर भी सुना होगा, आपने शोर के लिए सुना होगा कि यहाँ लाउड स्पीकर बजने से यहाँ किसी पब्लिक इवेंट में शोर इतने डीबी हो गया, तो ये वही डीबी है। इसे हम डीबी को पावर के यूनिट की तरह भी यूज कर सकते हैं। हम डीबी को पावर भी डीबी को पावर के यूनिट की तरह भी यूज कर सकते हैं अगर हम डिफाइन करते हैं dBW और dBm। dB with respect to watt और dB with respect to milliwatt। dBW और dBm की वो पावर एक डीबी में एक वॉट से कितना ऊपर है, एक मिलीवॉट से कितना ऊपर है। अब हम कुछ सिग्नल टू नॉइज रेशियो की बात करते हैं, जैसे SNR या अगर मैं कहूं SNR को मैं लिख सकता हूं सिग्नल पावर नॉइस। सिग्नल SNR होता है सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइस पावर। अब अगर मैं कहूं कि सिग्नल पावर और नॉइस पावर बराबर हैं, अब PS इक्वल्स PN, अगर सिग्नल पावर और नॉइस पावर बराबर हैं तो होगा 10 log 10 PS
PS by PS equals 10 log 10 1 equals 0। तो PS अगर सिग्नल पावर और नॉइस पावर बराबर हैं तो SNR dB होगा 0 dB। अगर PS 10 PN के बराबर है तब SNR होगा 10 10 dB। वैसे ही अगर इसका उल्टा है PN 10 PS के बराबर है तब आप SNR ये आप अपने आप दिखा सकते हैं dB होगा -10 तो हर पावर के हर 10 गुना बढ़ने पर ये 10 dB से बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लीजिए PN PS 100 PN है तब SNR dB होगा 10 10 100 तो 10 into 2 equals 20 dB। तब ये होगा 20 dB। ऐसे ही सिग्नल पावर हर 10 गुना बढ़ने पर वो 10 dB से बढ़ता जाएगा। तो अब हमने जो तो dB स्केल यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है dB स्केल यूज करने का फायदा ये है कि हम पावर के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को SNR के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बदल पावर के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को SNR के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बदल सकते हैं। डीबी स्केल यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब हमारे लिए बड़े पावर्स को से नॉइस पावर सिग्नल पावर से 10,000 गुना है 40 dB, सिंपल 40 dB, आप 10 dB का चेंज। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं 3 dB की। 3 dB पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या 3 dB होता है जब सिग्नल पावर या SNR 3 dB होगा जब कंपेयर की जा रही दोनों पावर्स में से जब हम या 10 log 10 P2 by P1 equals 3 dB, मतलब P2 P1 से डबल है। जब 10 log 10 P2 by P1 3 dB हो मतलब P2 P1 से डबल है। कैसे होता है ये देख लेते हैं। अगर P2 P1 से डबल है, अगर P2 P1 से डबल है तब 10 log 10 P2 by P1 हुआ
10 log 10 2 जो कि लगभग 10 इंटू 0.3, आप log 2 to the base 10 निकाल कर देख सकते हैं, जो कि लगभग 0.3 हुआ, यानी कि 3 dB। तो इसीलिए हम 3 dB पॉइंट्स की बात करते हैं, तो 3 dB यहां से आता है। आप डीबी स्केल को एम्पलीट्यूड्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, वो हम यहाँ नहीं करेंगे। आप चाहें तो एम्पलीफायर डिज़ाइन में जब हम एम्पलीट्यूड्स की बात करते हैं तो अब ये मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड, क्योंकि पावर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है जनरली साइनोसॉइड के लिए, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एम्पलीट्यूड पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखकर स्क्वायर बाहर ले जाकर उसे 20 लॉग आउटपुट एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय इनपुट एम्पलीट्यूड लेते हैं और उसे आप एम्पलीफायर का गेन डिफाइन करते हैं। वो भी कर सकते हैं, पर उसकी बात इस कोर्स के स्कोप के डायरेक्टली बाहर है, तो वो हम यहाँ नहीं करेंगे। तो पर मैंने बता दिया कि ये ऐसे आप पावर को या आप सिग्नल टू नॉइज रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि नॉइज से हमारा क्या क्या लॉस हो सकता है एक, और कैसे आपकी एब्सोल्यूट सिग्नल पावर मैटर नहीं करती, एब्सोल्यूट नॉइज पावर नहीं मैटर करती, पर सिग्नल पावर और नॉइज पावर्स की रेशियो जो है, जिसे सिग्नल टू नॉइज रेशियो कहा जाता है, वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस निकालने में हमारे बहुत काम आती है। तो इसके साथ ही हम नॉइज का ये पहला लेक्चर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम मॉड्यूलेशन स्कीम्स पर नॉइज का असर देखेंगे। थैंक यू।